नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में मकर राशि का शनि किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है द्वितीय या दूसरा भाव। दूसरा भाव क्या बताता है? दूसरा भाव बात करता है हमारे कुटुंबियों की, हमारे नात रिश्तेदारों की। दूसरा भाव बात करता है हमारे सेविंग्स की, हमारे एसेट्स की, हमारी स्थायी संपत्ति की। दूसरे भाव के मजबूत होने पर व्यक्ति 11वें भाव की ज़्यादा डिपेंडेंसी में भी नहीं रहता है। कई बार हमने देखा है कई कुंडलियों में जैसे 11वां भाव ज़्यादा मजबूत अवस्था में नहीं है लेकिन दूसरा भाव बहुत मजबूत है, तो उसको उपभोग करने में, उसको रिसोर्सेज का यूज़ करने में कभी कमी नहीं आती है। ठीक है, उनको कोई मंथली इनकम नहीं हो रही है लेकिन उनके एसेट्स, उनके संपत्ति, उनके परिवार के पैतृक संपत्ति जो है वो इस प्रकार की जीवन में आ जाती है कि उनको ज़्यादा बॉदर नहीं होना पड़ता है कि एक फिक्स्ड इनकम मंथली आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर होगा? तो ध्यान रखिएगा, अपनी अपनी दृष्टि है। कई ज्योतिषी कहते हैं कि नहीं भाई 11वां भाव बहुत मजबूत होना चाहिए, दूसरा मजबूत हो या ना हो, एटलीस्ट मंथली इनकम तो आ रही है। अब कई ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि भाई 11वां भाव भी छोड़ दो, दूसरा भाव भी छोड़ दो। अगर चतुर्थ भाव बहुत मजबूत है तो चतुर्थ भाव की मजबूती जीवन में सुख भी दिलाती है। चतुर्थ भाव की मजबूती आपके अच्छे मकान, अपने अच्छे वाहन के उपभोग की बात भी करती है। तो ओवरऑल बात, जो जीवन में सुख आपको मिलने वाले हैं वो तो चतुर्थ से ही देखते हैं। तो अपने अपने विचार, इसमें कई जगह क्लैश होता है। कई 11 को डोमिनेट कर देते हैं, कई दूसरे हाउस को डोमिनेट करवा देते हैं, कई चतुर्थ भाव को। लेकिन मेरा अपना ये कि सबकी अलग अलग इम्पॉर्टेंस है। संसार में रह के इच्छाएं तो सबकी कहाँ पूरी होती हैं। आपको पता है, जब तक हम उस ईश्वर को पा नहीं लेंगे, उसमें मिल नहीं जाएंगे, तब तक दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य हमारा मन ढूंढ ही लेता है। क्या लगता है, भारत में कोई ऐसी कमियां दिखाई देती हैं कि भाई लोगों को रोजगार की कमी है? कई लोग कहते हैं कि भाई सड़कें कम हैं, कई लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में क्राइसिस है। अलग अलग प्रकार की समस्याएं बताते हैं। तो जिन देशों में ये हैं वहाँ कोई समस्या नहीं है। अब अमेरिका जैसे देश में जहाँ अच्छा रोजगार है, अच्छी मंथली इनकम है, क्या वहाँ दुख, दर्द, पीड़ाएं सब खत्म हो गई है? हमारा मन इस प्रकार का फरेबी है, अपने आप ही दोष या अपने आप ही कोई ना कोई दुख ढूंढ लेता है। अब किसी के पास अगर आय 10,000 रुपये महीना है, उसको आप 1,00,000 रुपये आय दे दीजिए, शायद वो 5-6 महीने 1 साल तक तो आनंद लेगा उसका। उसके बाद वो अपने आप ही कोई ना कोई, उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो मन है, कोई ना कोई दुख बना लेता है अपने आप ही। तो ये प्रवृत्ति है। इस मृत्यु लोक में सुख के परम निचोड़ को पा पाना असंभव है, याद रखिएगा। क्योंकि दोष ही संसार में रहने का कारण माना जाता है। दोष है तो जीवन में कहीं ना कहीं कमी, दुख तो रहेगा ही रहेगा, और जैसे ही दोष खत्म, हमारा जीवन संसार से खत्म हो जाएगा। तो ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं उसकी रिफ्लेक्शन हम वेदों के बनाए हुए इन सूत्रों से मिल जाती है, हमें एस्ट्रोलॉजी की मदद से। एट प्रेजेंट जीवन कैसा चल रहा है, क्योंकि आपको पता है एस्ट्रोलॉजी एक प्रकार का ब्रिज का काम करता है, हमारे लौकिक संसार को पारलौकिक संसार के साथ जोड़ने का काम करता है। तो एस्ट्रोलॉजी जरूरी नहीं कोई व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन को सीखने के लिए या अपने जीवन के सीक्रेट्स को जानना चाहता है कि क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है। ये सबसे अच्छे फिलोसफिकल ग्रंथ की तरह भी पढ़ा जा सकता है कि मेरे अपने जीवन में मैं थोड़ा सा अनुशासित होना चाहता हूँ। इसीलिए कहा जाता है बिना भगवत गीता के, बिना महाभारत, भागवत पुराण, इन सब अच्छे उपनिषद और ऐतिहासिक पुराणों के अध्ययन के बिना अगर आपने सीधा ज्योतिष को सीखा तो आपके लिए वो हित नहीं अहितकारी होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समझा जाए पहले इसके निचोड़ को, इसके सार को। और वो निचोड़ हमें कहीं ज्योतिष के ग्रंथ में नहीं मिलता। बड़ी हैरान परेशान करने वाली बात है कि एक अच्छा ज्योतिषी आशीर्वाद जब तक इन भागवत पुराणों का, इन ग्रंथों का, भगवत गीता का नहीं लेता है, वो कितने ही 1000 किताबें पढ़ ले ज्योतिष की, उसके प्रेडिक्शन में वो निखार, वो ईश्वरीय अटैचमेंट नहीं आ सकता है। क्लियर हो गया?
अभी शनि द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। जो भी धनु लग्न के पर्सनालिटी होते हैं, अपने कुटुंब के लिए इनका जो सोच विचार है वो मकर राशि जैसा होता है। मकर राशि बड़ी एग्रेसिव राशि मानी जाती है, आपको पता है मंगल की फेवरेट राशि है, मंगल की उच्च राशि मानी जाती है। तो शनि यहाँ पर बैठकर एग्रेसिवली चीज़ों के साथ डील करते हैं। अब क्योंकि द्वितीय भाव का प्रोफाइल एकदम ही अलग है, वहाँ तो पोलाइटनेस और नर्चरिंग नेचर, क्रिएटिविटी, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, इन सब गुणों की महानता देखी जाती है, ना कि एग्रेसिवली किसी के साथ टैकल करना। तो जो हमारी कुंडली में दशम भाव काल पुरुष की कुंडली में रिप्रेजेंट करता है, जो कर्म क्षेत्र में फॉर्मल रहने की बात करता है, वो राशि जब हमारे कुटुंब में आती है तो कुटुंब का प्रेम को कम करती है। जबकि स्वग्रही है शनि। बड़ी अजीब बात है कि शनि आपको मटेरियल गेन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, आपके बैंक बैलेंस में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, आपके वस्तुओं के उपभोग में पाश्चात्य चीज़ों के गेन्स को बढ़ाएंगे। लेकिन क्या ये वास्तव में कुटुंब सुख का वो प्रेम दिला सकते हैं? प्रोफाइल मैच नहीं करता। हाँ, कुंभ राशि फिर भी यहाँ पर इस काम में माहिर मानी जाती है, लेकिन मकर राशि का दूर दूर तक कोई विशेष लेना देना नहीं माना जाता। इस प्रोफाइल के साथ कोई मैच नहीं करता है। तो शनि स्वग्रही होकर भी आपको मटेरियल गेन तक सीमित रखेंगे, मटेरियल गेन के मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। लेकिन जो आदमी फील करता है कि मेरा कुटुंब में हंसने हाँ, इसमें अगर चंद्रमा का प्रभाव आ जाए, शुक्र का प्रभाव आ जाए, तो फिर ये मॉड्यूलेट कर देते हैं शनि को। क्लियर हो गया? चंद्रमा मैंने बताया था कब शनि के साथ फेवरेबल होता है। अगर किसी को देखना है तो हमारी जो लास्ट वीडियो सीरीज़ है जो हमने वृश्चिक लगन के लिए रिकॉर्ड की है वो ज़रूर देखिएगा। ये बात मैंने पहले भी कई बार बताई, कोई एक अपने लग्न के अपने प्लैनेट को ही सिर्फ ट्रेस करेगा तो फिर भृगु सरल पद्धति में पारंगत नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो अपने बारे में तो जान लेगा, लेकिन हमने इस बात पे विचार किया है और एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह कंपैरेटिव फिलॉसफी पर टिकी हुई है। जब तक आप तुलना नहीं करते हैं कि वृश्चिक लगन में शनि यहाँ कैसा फल दे रहा था तो धनु लगन में कैसा फल देगा, आप सही ढंग से नहीं याद कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, आप अपनी कुंडली के हिसाब से पहले 9 के 9 ग्रह देख लीजिए, उसके बाद फिर आप कंपेयर कीजिए कि मेष लग्न के द्वितीय भाव में कैसा फल देगा शनि, मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में कैसा फल देगा शनि। तब आप सही जगह पर, सही डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। क्लियर हो गया? तो मकर राशि का शनि आपके कुटुंब में प्रेम पैदा करने में अक्षम होता है, मतलब सक्षम नहीं होता है। और जहाँ तक बात आपके रिसोर्सेज की है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन को अच्छा बनाए रखता है। क्लियर हो गया? वाणी की सिद्धि की जहाँ तक बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति बोलने में बड़ा दक्ष तो नहीं होता, क्योंकि शनि का डिपार्टमेंट कोई बोलने वाला नहीं है। वो कुछ विषयों पर बोलता है, थोड़ा कठोर बोलता है, लेकिन क्योंकि शनि स्वग्रही है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड होते हैं बोलने का, जो महारत है बृहस्पति के पास, शुक्र के पास, बुध के पास, चंद्रमा भी अटैच कर लेता है, भावनात्मक विचारों के साथ पूरी तरह अटैच हो जाता है चंद्रमा, वैसी अटैचमेंट शनि के पास, वैसा चार्म, वैसा अट्रैक्शन दिखाई नहीं देता शनि के वाणी में। तो याद रखिएगा, इनकी वाणी ज़्यादा पोलाइट ना होकर प्रैक्टिकल बात करती है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी करती है, बट दे आर नॉट सो ग्रेट स्पीकर। क्लियर हो गया? अब इसका भी स्वामी जो हमारा फॉर्मल वर्ल्ड में आप कह सकते हैं जो आपके सांसारिक विषय हैं, क्योंकि शनि को जैसे सेवक ग्रह माना जाता है, महारत है इसको शूद्र के मटीरियल चीज़ों को बनाने में महारत है। याद रखिएगा, जब मैं ये बोलता हूँ तो समझ लीजिएगा संसार में जितनी भी वस्तुओं का स्वामी है, याद रखिएगा मटेरियल गेन के मामले में शनि, शुक्र, राहु, केतु ये ही आपको बढ़िया दिला सकते हैं। और आध्यात्मिक सुख में हम फिर बृहस्पति को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। तो आजकल का जो समय चल रहा है, बिना इन प्लैनेट की कृपा के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन मोरल वैल्यू को बनाने में इनका योगदान अकेले सक्षम नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें उन सात्विक ग्रहों की मदद लेनी ही पड़ती, क्योंकि इनको तामसिक माना जाता है। क्लियर हो गया? तो
यानी कुछ इन विषयों को लेकर, कुछ तामसिक विषयों को लेकर डिलीवरी अच्छी कर सकते हैं, बोलचाल अच्छा हो सकता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान की डिलीवरी की बात करता है और ये सांसारिक ज्ञान की डिलीवरी की बात करता है, क्योंकि शनि उस प्रकार का प्लैनेट है जो संसार से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो आपका सांसारिक विषयों पर डिलीवरी, कोई बातचीत, कम्युनिकेशन फिर भी अच्छा है। और क्योंकि कुंभ राशि मकर राशि के मुकाबले ज़्यादा पोलाइट भी है। अब कई व्यक्ति कह रहे होंगे कि सर ये बैठा तो अपने से 12वें है तो फिर खराब होगा। नहीं खराब होगा, जब अपनी राशि में ही बैठा हुआ है मजबूत अवस्था में, इसका अर्थ होता है 12 संबंधी पॉजिटिव इंपैक्ट को ऑन करना। क्लियर होगा? अपने से 12, यानी इस विषय की पूर्ति यहाँ बैठकर करवाएगा। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट, आपके भाई बहनों की इन्वॉल्वमेंट आपके कुटुंब भाव से है, आपके धन भाव से है। उनकी डिपेंडेंस, उनके प्रेम का प्रमुख कारण आपका कुटुंब है। आपका स्पेशली कुटुंब में जो मैंने बताया, आपकी जो मटेरियल गेन की टेंडेंसी है वो आपके भाई बहनों को बांधे रखती है। क्लियर हो गया? और आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि शनि यहाँ बैठकर उच्च की दृष्टि लगा रहा है लाभ स्थान में। क्लियर हो गया? और दूसरे और तीसरे दोनों भावों का स्वामी शनि बना हुआ है। क्लियर हो गया? कोई ना कोई टेक्निकल गैजेट्स, इस प्रकार के व्यवसाय में भी वो जा सकता है। और ये एजेंडा मुख्य रूप से यहाँ फलीभूत होता नजर आता है कि कोई ऐसे गैजेट जो स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन में इस्तेमाल होते हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करते हैं, इस प्रकार के संबंधित विषय में जाता है तो बहुत अच्छा लाभ कमाएगा। क्योंकि शनि 10वीं दृष्टि से उच्च की दृष्टि लगाए हुए हैं और तुला राशि में शनि की दृष्टि उच्च की मानी जाती है। तो ये शनि की हमने 10वीं दृष्टि की बात की। फिर शनि की 7वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं। शनि यहाँ कर्क राशि में दृष्टि बनाए हुए हैं, यानी अपने एसेट से कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष को आप मदद करेंगे। हालांकि ये कर्क राशि है, शनि और कर्क राशि का प्रोफाइल अलग अलग प्रकार का है, लेकिन क्योंकि शनि को इस हाउस का बड़ा अच्छा साथ रहता है, बड़ा अच्छा इसका स्वभाव रहता है। तो जहाँ तक बात हमारे ससुराल पक्ष को लेकर है, कहता जी जैसे स्वभाव आपने यहाँ देखा, कुटुंबियों में मटेरियल गेन वाली भावना तो रहती है, लेकिन एक दूसरे के प्रति बड़ा ज़्यादा हंसना खेलना विचार वो दिखाई नहीं देते। ऐसे ही ससुराल पक्ष आपका कर्क की तरह है, यानी हास्य विनोद पसंद करने वाले। लेकिन आप जब ससुराल में जाते हैं तो वो हास्य विनोद का भाव कहीं ना कहीं अछूता हो जाता है, आपके जाने पर वो मंदा हो जाता है। क्लियर हो गया? आपको देखकर वो ज़्यादा सीरियस बर्ताव करते हैं, क्योंकि शनि कर्क राशि में पूरी तरह से घुल मिल पाना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, अष्टम भाव से संबंधित जो दूसरे विषय हैं, अकल्ट, उसके लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भक्ति और संन्यास योग की तरफ लेकर जाता है। कर्क राशि में चाहे शनि बैठे हो चाहे उनकी दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने उस विचारों का, उस संन्यास, उस भक्ति विचारों का प्रयोग अपने अकल्ट, अपनी साधना को एक्टिवेट करने में करता है। देखिए, साधना तो सभी को करनी चाहिए, लेकिन जिन कुंडलियों में इसकी पुष्टि इस प्रकार से दिखाई देती है, उनको विशेष तौर पर हम रेकमेंड करते हैं, जरूर करना चाहिए। क्लियर हो गया? अष्टम भाव को अगर आप एक्टिव, अष्टम भाव सीधी सीधी क्या बात करता है? कष्टों की। भाई, अगर कोई व्यक्ति डेली बेसिस पर मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन के कुछ तरीके होते हैं, हम कोशिश करेंगे जब भृगु सरल पद्धति पूरी हो जाएगी तो मेडिटेशन किस प्रकार से करना चाहिए। सभी ग्रह का मेडिटेशन से या हमारे जीवन में तप अगर होता है तो सभी ग्रह प्रसन्न रहते हैं। तो किस प्रकार से तपस्या करनी चाहिए कि एक सांसारिक मनुष्य जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर रहा है, उस प्रोफाइल के साथ मैच करता हुआ अपने तप को जारी रखे। तो हम आपको वो चीज़ बताएंगे बिल्कुल। जैसे ही वीडियो सीरीज खत्म होती है वैसे ही हम इन कुंडली का वो सरल रेमेडी, लेकिन सरल का मतलब ये नहीं है कि वो बेमतलब का होगा, अनर्गल होगा, व्यर्थ होगा, ऐसी कोई रेमेडी नहीं होगी। जो आजकल के संसार के नियम के अनुसार एकदम फिट बैठती है, वो रेमेडी हम आपको सजेस्ट करेंगे। क्लियर हो गया? तो शनि अपनी 7वीं दृष्टि से आपके मन में उम्र को भी बढ़ाते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कर्क राशि में शनि एक प्रकार का भक्ति, एक संन्यास, ये विषय लेकर आता है, तो उम्र बढ़ती है। शनि इसके
फेवरेट माने जाते हैं। इस अष्टम भाव में सबसे मजबूत जो कारकत्व है वो शनि का है, यानी परमानेंट। ये जमीन जो है ये शनि की है। वो अलग बात, अभी इस जमीन में घर किसने बना रखा है? कर्क राशि ने। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, जमीन परमानेंट अगर किसी की है तो उसको फायदा होता है। क्लियर हो गया? तो 7, 8, 9, 10 वो हमने चर्चा कर ली, इसके बारे में चर्चा कर ली। फिर तीसरी दृष्टि 1, 2, 3, ये थोड़ा ठीक नहीं है। यहाँ बैठकर आपके जीवन के सुखों को कम करते हैं। मैंने पहले ही बताया, कुटुंब का भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध होता है चतुर्थ भाव से, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे भवन की बात करता है। आप कुटुंब भी दुखी हैं तो भवन कैसे अच्छा हो सकता है? तो कहीं ना कहीं भवन में या जीवन में सुख की कमी करवाता है शनि। अगर बृहस्पति भी कमजोर अवस्था में तो वाकई ये विषय फिर सोचनीय हो जाएगा। लेकिन अगर बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में है तो फिर आपको घबराने की, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई जैसे मान लीजिए शनि यहाँ बैठ जाता है उच्च का होकर, तो ये अष्टम भाव से आपके जीवन में सुख, और अष्टम भाव से जीवन में माता की प्रेरणा, अष्टम भाव यानी ससुराल पक्ष फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा अगर बृहस्पति यहाँ बैठता है। और आपको जीवन में 100% योगा मेडिटेशन में पारंगत बनाएगा। बड़े ज़्यादा प्रसन्न रहने वाले योग मेडिटेशन के अभ्यास से बृहस्पति अष्टम भाव में, बहुत कम परिस्थितियों में ऐसे शुभ ग्रह अच्छे फल देते हैं। लेकिन वाकई इस लग्न के लिए बृहस्पति का अष्टम भाव में बैठना निर्दोष साबित होगा। इनफैक्ट वो अष्टम भाव को पूरी तरह एक शुभता में कन्वर्ट करवा पाएंगे बृहस्पति। क्लियर? और चतुर्थ भाव में ये दृष्टि ये भी बताती है कि जब कभी भी शनि की दशांतर दशा लगेगी, कहीं ना कहीं हृदयघात, हार्ट संबंधी दिक्कतें, लंग्स में पेन, इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे फेफड़ों और हमारे हृदय को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये था द्वितीय भाव में शनि का फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।